नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये बायोलॉजी क्लास में स्टार्टिंग से मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं एलिमेंट्री कैनाल से या डाइजेस्टिव सिस्टम से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा चैनल है या फिर ये जो लेक्चर्स आगे आने वाले हैं, आगे आने वाले दिनों में ये लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे, डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 2022 को या 23 को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का फुल कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को, यानी कि यूनिट वाइज उसके सारे जो चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हम समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे सेगमेंट को अच्छे से समझ लें जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि जिसमें जनरल बायोलॉजी आती है या जनरल साइंस आती है, या कोई स्पेसिफिक बायोलॉजी का कोई पेपर हो, कोई एग्जाम हो, उसके लिए भी हम इतनी प्रिपरेशन कर लें इतना अच्छे से एनसीईआरटी को, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ही बेस होती है हर कंपटीशन में बायोलॉजी या साइंस के क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, यानी कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे लिविंग वर्ल्ड हो, या इन सभी जितने भी सेगमेंट हैं, इन सभी के हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर कर लें ताकि हम एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं से कोई क्वेश्चन पुटअप करे तो हम उसका आंसर आराम से दे पाएं। अच्छा, अब बात आती है कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्टार्ट पहले क्यों किया। हम स्टार्टिंग में लिविंग वर्ल्ड भी स्टार्ट कर सकते थे, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है। देखिए, बात ये है कि मैं वहाँ से स्टार्ट तो कर सकता था, वहाँ से पढ़ा सकता था, लेकिन बात ये है कि हम आपस में रिलेट हो पाएँ या फिर आप मेरी समझाई हुई या पढ़ाई हुई टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को चूज़ किया। क्योंकि देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है ना कि वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, वो हर किसी को समझ में आती है, तो आप मुझसे इंटरेक्ट हो पाएँ अच्छे से, आप मुझे हमारे बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए, इसके लिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम आज स्टार्ट किया, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से ही स्टार्टिंग होती है। आप सभी ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, चाहे वो 6th क्लास में पढ़ा हो, चाहे 10th क्लास में पढ़ा हो, चाहे 11th क्लास में पढ़ा हो, या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी पता होता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। जनरल आपको पता होता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलेबोरेट करके कैसे हम इन चीज़ों को, इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जिपमर का क्वेश्चन हो, चाहे एआईपीएमटी का क्वेश्चन हो, चाहे पीएमटी का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑल अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो एलिमेंट्री कैनाल से आते हैं तो हम आज इतना इसको समझ लेंगे कि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हालांकि एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए जैसे इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, या फिर जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स काम आते हैं, इन सभी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए आज सिर्फ एक इंट्रो देंगे। इंट्रो का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल को हम एक तरह से बता देंगे, एक ओवरव्यू दे देंगे कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि ये बेकल कैविटी क्या होती है, इसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ठीक है, कोलन क्या होता है, रेक्टम क्या होता है। तो इन चीजों पे एक ओवरव्यू दे देंगे ताकि आगे की क्लासेस में आपके समझने के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इन सबसे भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसोफेगस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, फेरिंग्स से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से भी क्वेश्चन आए हैं कि किन किन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, या फिर ड्यूडनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर ही बनाए गए हैं, जिन्हें हम बहुत आसान सा टॉपिक समझते हैं कि तो सिर्फ एक नाम है, एक लेबलिंग करने का एक वो है, लेकिन फिर भी इससे भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो इसको भी हम आज समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि इसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। इसके मैंने सारे 8 लेयर की मैंने बात कर ली है, यहाँ पे सारे फिगर्स को आपने मैंने अच्छे से अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये रहा पूरा फुल मोटिव। और आज की जो क्लास है वो एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद हम बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। बक्कल कैविटी में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका टंग होता है, टीथ होती है, उसके बाद फिर इसोफेगस पे आ जाएंगे, फिर स्टमक पे आ जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाएंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे, अच्छा इसमें मैंने लीवर का फिगर और पैंक्रियाज का फिगर आप नोटिस कर रहे होंगे, लीवर और पैंक्रियाज मैंने नहीं बनाया, तो मैंने इसमें किसी भी ग्लैंड को शो नहीं किया है। इसलिए मैं आगे की जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा आगे चल के, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मेरा ग्लैंड का जो
चैप्टर आएगा या ग्लैंड का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं ग्लैंड का फिगर भी बनाऊंगा और उसमें अच्छे से मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और कौन कौन से जूसेस सिक्रेट करते हैं, कौन कौन से केमिकल सिक्रेट होते हैं, किस तरह से फूड का रिएक्शन होती है, फूड डाइजेस्ट होता है, वो सारे प्रोसेस को हम आगे आने वाली क्लासेस में समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखिए, ये है हमारा माउथ पार्ट, आप ये समझ रहे होंगे, ये आपको पता होगा, ये हमारा फेस मतलब मुंह है, ये माउथ है और ये नोज है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है नोज, यानी नॉस्ट्रिल, यहां से एयर जाती है अंदर, और ये है आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, चाहे इसको बक्कल कैविटी बोले, चाहे ओरल कैविटी बोले, या फिर इसको माउथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन सभी का एक ही नाम होता है। ठीक है, तो अब समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे टंग होती है, आप सभी ने देखा होगा, आपने सभी ने फील किया होगा, है ना। तो हाँ, ये जनरल सी बात है भाई, हर किसी के अंदर टंग होती है। उसके बाद टीथ होते हैं। अब हम जब फूड गेन करते हैं या खाना खाते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे ओरल कैविटी में जाता है खाना। ओरल कैविटी में खाने को हम च्यू करते हैं या मैस्टिकेट करते हैं या फिर उसको चबा चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो ये सारा काम कहाँ होता है, माउथ में, यानी कि ओरल कैविटी में होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेरिंग्स के बारे में जिक्र किया है मैंने, फिगर में फेरिंग्स लिखा हुआ है। तो फेरिंग्स क्या है देखिए, समझ लीजिएगा। नॉस्ट्रिल और ये ओरल कैविटी जिस जगह पे, जिस प्लेस पे मिलते हैं, ठीक है, जिस प्लेस पे नॉस्ट्रिल और ओरल कैविटी, आप ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत स्लो चलूंगा, स्पीड बिल्कुल नहीं होगी, आराम से समझाएंगे, समझते चलेंगे। जिस जगह पे नॉस्ट्रिल और ओरल कैविटी आपस में मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, आप कभी शीशे के सामने मुंह खोल के देखिएगा तो एक ऐसी जगह होगी जहां पे यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी, तो इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि फेरिंग्स क्या होता है तो आप बता पाएंगे कि जहां पे नॉस्ट्रिल और फूड कैविटी या फिर ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जहां पे मिलता है उस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब यहां पे हम जब खाने को खाते हैं तो उसको चबाते हैं, ठीक है, चबा लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे अंदर लार सिक्रीट करती हैं। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। मैं आगे की फिगर्स में आपको, आगे के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अभी जस्ट एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, ज़्यादा एक ओवरव्यू की बात हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे लार ग्रंथियां होती हैं, हिंदी में उसको लार ग्रंथियां बोलते हैं। लार ग्रंथियां होती, वहां से लार निकलती है और ये खाने में मिक्स हो जाती है। तो खाने में मिक्स हो जाती है, उससे क्या होता है कि देखिए, हमारे फूड का डाइजेशन, हम जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन ऐसा नहीं है कि जब पेट में जाता है तभी स्टार्ट होता है, नहीं, हमारे बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी या माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सेक्रेट करती हैं, वो खाने में मिक्स हो जाता है और वो खाने को सॉफ्ट बना देता है। वो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ समझ से चलेंगे। तो ये सॉफ्ट बन जाता है, एक लुगदी जैसा फॉर्म बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा खाना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको जो खाना है उसको निगलने में और अंदर जाके डाइजेस्ट करने में आपके बॉडी ऑर्गन्स को ज़्यादा मदद मिल जाएगी और ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमें चबा के खाना खाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जब फूड को हम चबा लेते हैं अच्छे से, तो ये जो जीभ है, अब आता है जीभ का वर्क मतलब भाई टंग का हमारे क्या, आप सोचोगे यार टंग हमारे होती है, काम क्या करती है। तो देखिए, टंग का जो वो वर्क होता है वो क्या करती है, इस चबाए हुए खाने को अंदर ढकेलती है, खाना यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स हुआ, उसके बाद हमने चबा भी लिया तो एक लुगदी का फॉर्म बन गया यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोलस। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, यहाँ पे जो हमने चबा लिया खाने को और जो सलाइवा भी मिक्स हो गया, उसके बाद जो लुगदी जैसा फॉर्म बन गया जो इसोफेगस में अब आगे आएगा, जो अंदर हमारे पेट के अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं बोलस। समझते चलिएगा। ठीक है, अब ये बोलस आगे खिसकते हुए धीरे धीरे करके इसोफेगस, ये जो पाइप, ये स्टमक है, ये पेट है, यहाँ पे मैंने स्टमक बनाया हुआ है, स्टमक और यहाँ फेरिंग्स, स्टमक और फेरिंग्स के बीच में जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, या एक तरह से फूड पाइप ही, उसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। जो ये फूड पाइप होती है उसको बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। अब ये खाना यहां से धीरे धीरे सरकता हुआ स्टमक में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसोफेगस में ऑटोमेटिक खाना सरकते हुए आ जाएगा, नहीं, यहां पे एक मूवमेंट बॉडी के थ्रू चलता रहता है जो खाने को धीरे धीरे करके धकेलता हुआ नीचे जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम खाना जब जल्दी में खा रहे होते हैं ना, तो हमें खाना अटक जाता है। तो बेसिकली खाना यहाँ पे आके अटक जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलते हैं। हम जब
फास्ट खाना खा रहे होते हैं तो होता क्या है कि सलाइवा उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। अब जब मिक्स नहीं हो पाता है तो वो खाना सॉफ्ट नहीं हो पाता, वो हार्ड का हार्ड रह जाता है। अक्सर ये चावल खाने के साथ होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आके अटक नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी जैसे सलाइवा एक तरह का लिक्विड है, वैसे ही पानी भी एक लिक्विड है भाई। तो वो जब यहाँ पे आता है तो इसको ढकेल करके नीचे सरका देता है। अब ये जो खाना है, ठीक है, ये जो बोलस था, यानी कि जो मैस्टिकेटेड जो फूड था, मैस्टिकेटेड यानी कि चबाया हुआ जो फूड था, जो खाना था, वो बोलस जो हुआ, अब वो नीचे सरकता हुआ यहाँ आया स्टमक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ स्टमक में यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो स्टमक में स्टोर हो गया, यहाँ पे कुछ गैसेस सिक्रीट होते हैं, कुछ HCl हो गया, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, जो इस खाने में उपस्थित प्रोटीन को, समझिएगा, जो इस खाने में उपस्थित प्रोटीन को डाइजेस्ट यानी कि 2 टुकड़ों में या कई टुकड़ों में या सिंपल फॉर्म में, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पता ही होगा, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत कड़ा फॉर्म या फिर बहुत टाइट, बहुत हार्ड फॉर्म जिसको तोड़ा ना सके। तो यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं और यहाँ की प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसको सरल बना देते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसको क्या करते हैं, सिंपल प्रोटीन में वो तोड़ देते हैं, ठीक। अब जब इस पे रिएक्शन हुई, चाहे वो HCl की हो, आगे चल के हम जब स्टमक के बारे में बात करेंगे, मैं आगे के लेक्चर में एक लेक्चर में रखूंगा सिर्फ स्टमक पे, है ना। यहाँ पे फंडस पार्ट कौन सा होता है, गैस्ट्रिक पार्ट क्या होता है, किस तरह से में एसिडिटी बन जाती है, किस तरह से गैस बन जाती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में किसी अगले 2-3 लेक्चर के बाद इसका नंबर आएगा, तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से इस स्टमक में किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक। अभी यहाँ एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब हुआ कि जब इसमें गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो गया, जो इसमें मिल गया करके HCl मिल गया, या और भी जो डाइजेस्टिव क्या कहते हैं वो और भी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो जब इसमें मिल गया करके, तो ये बोलस था। अब बोलस से ये बन गया काइम। इसको क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, नहीं यहां नहीं, यहां लिख देता हूं, समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइम, समझिएगा। तो जो यहाँ पे था, जो सिर्फ जो मैस्टिकेट हुआ था, जिसको हमने दांत से चबाया था और उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स हुआ था, उसके बाद ये बन गया था बोलस, यानी कि सिंपल खाना। यहाँ समझ से चलेगा, ये दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इस पे भी क्वेश्चन अक्सर बन सकते हैं। अगर बने हैं तो ठीक, नहीं बने हैं तो आगे इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोलस क्या होता है या काइम क्या होता है। तो यहाँ एक बार समझ लेते हैं, मैं स्लो चलता हूँ। देखिए तो क्या होता है कि यहाँ पे जब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल करके इसमें मिल जाता है और इसको हम चबा भी लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। इतना हमने समझ लिया। अब ये सरकता हुआ जब पेट में आएगा, तो पेट में यानी कि स्टमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस या जितने और डाइजेस्टिव जूस है वो मिल जाएंगे इसमें, और इसमें HCl वगैरह आकर के मिल जाएगा, तो इसके प्रोटीन को तोड़ देगा, सिंपल फॉर्म में कर देगा, थोड़ा डाइजेस्ट कर देगा इसको। तब इसको क्या बोलेंगे, काइम। इसको क्या बोलेंगे, काइम। एक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक से लिखा है तो ब्लैक से थोड़ा कम समझ में आता है, मैं यहाँ रेड कर लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये काइम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, समझिएगा। ये काइम कहाँ ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरी भरी हुई है हमारे पेट में, आपको पता होगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे होंगे, ये अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ, मतलब एकदम जैसे ना फंसा हुआ सा है, मतलब उसको आप निकाल नहीं सकते हो, कौन सा इसमें छोर है कौन सा एंड है, इसको पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा अगर आपको जानना है कि किस तरह से आपके पेट में ये चीज़ होती है, तो आप एक सिंपल सी मोटी वाली रस्सी ले लें और उसको इकट्ठा कर लें, है ना। हमारे गांव में बोलते हैं गुमचिया लें उसको, है ना, बढ़िया गोला बना लें। तो जिस तरह से वो स्ट्रक्चर बनेगा, वैसा ही हमारे पेट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कितनी होती है, 20 फीट होती है, समझिएगा, 20 फीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो एक एडल्ट में, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बच्चे के अंदर, एक एडल्ट मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो बहुत ज़्यादा पतला नहीं, एवरेज व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो होती है 20 फीट। ऐसे तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो लगभग 30 फीट होती है। मैं यहां लिख देता हूं, वो लगभग कितनी होती है, 30 फीट होती है, समझिएगा, ठीक है। वो कितनी होती है, 30 फीट होती है, जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन ही लगभग 20 फीट की होती है, ठीक। अब आगे समझिए। अब ये काइम जब ट्रांसफर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पे एक और बात समझिएगा कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से जिस जगह पे जुड़ता है,
हालांकि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ स्टमक का ये इसी के पास बिल्कुल होता है, मैंने दूर बनाया है, उसके मैं समझाता हूँ मैंने दूर क्यों बनाया है, समझिएगा अभी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जिस जगह पे यानी कि या स्टमक जिस जगह पे आकर स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, समझिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जिस जगह पे स्टमक से मिलती है या स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन पे जिस जगह जुड़ता है उस जगह एक वॉल्व होता है जो इसको खाने को कुछ देर तक यहाँ रोकने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अंदर लाने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि ड्यूडेनम कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम की पोजीशन क्या होती है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो स्टमक से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया ड्यूडेनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक। अब आगे चलेंगे। अब ये खाना ट्रांसफर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। यहां पे दो बातें समझ लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला हिस्सा, खास करके ये ऊपर वाला हिस्सा इतना लगभग हम मान लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम डेंस होता है, डेंस का मतलब कम गुमचियाया हुआ होता है, समझ रहे हैं बात को। तो इसके जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप होती है वो कम मिली हुई होती है, तो उसकी क्या होती है, वो जो पाइप पाइप जैसा होता है ना स्ट्रक्चर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 cm, समझिएगा। एलिमेंट्री कैनाल मतलब सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रेडियस होता है, रेडियस नहीं डायमीटर, यानी कि अगर रेडियस होगा तो 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, समझिएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका होता है 2 सेंटीमीटर, यानी कि गोलाई में एक पाइप होगी जिसकी रेडियस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। जैसे ये मार्कर में मान लेता हूं, मार्कर को इतना मोटा बनाए कि इसकी जो रेडियस है, बीच की जो रेडियस होती है इसकी, आपको रेडियस पता होगा, पता तो होगा ही, ठीक है। जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। या डायमीटर अगर मान लें, डायमीटर यानी कि व्यास अगर दो त्रिज्याओं को मिलकर के एक व्यास बनता है तो व्यास होता है 4 सेंटीमीटर का। तो समझिएगा यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, या कल्पना के तौर पे मान लीजिए कि ये ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वैसे भी ये ऊपर का हिस्सा दिख ही रहा है आपको। तो जो ऊपर का हिस्सा है ये इसका जो डायमीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है। तो 4 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जेजुनम, समझिएगा। दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, यानी कि जो हिस्सा ज्यादा पास नहीं होता, यहाँ पे कम कॉइल्ड होता है। मतलब अगर हम गुमचियाएं को अगर इंग्लिश में बोल रहे कॉइल्ड मतलब कि बहुत पास में से मिक्स हो, तो यहाँ पे जो ऊपर अपर हिस्सा होता है वो कम मिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं जेजुनम। अब जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें समझिएगा वो बहुत पास होता है, वो क्या होता है, बहुत पास बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, तो उसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसकी रेडियस हो जाती है 1.5 सेंटीमीटर, समझिएगा 1.5 सेंटीमीटर। उसके अगर व्यास की बात करेंगे तो व्यास कितनी हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं, व्यास कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, समझिएगा। तो व्यास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाईली कॉइल्ड होता है। अब हाईली कॉइल्ड होता है तो उसका दूसरा नाम रखा जाता है, क्योंकि भाई देखिए अगर दोनों का एक ही नाम रख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हम जो कम कॉइल्ड होता है, जो नॉर्मल कॉइल्ड होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, जो हाईली कॉइल्ड होता है उसको बोलते हैं इलियम। इतनी बात समझ आ गई। अब यही इलियम, इतनी बात समझ आ गई, फिर से बताते हैं, चलिए ठीक है। देखिए ऊपर का जो पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, ऊपर का जो हिस्सा है जो कम कॉइल्ड है या कम मिक्स है आपस में, जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर या व्यास 4 सेंटीमीटर होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, लार्ज में मत पहुंच जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो हिस्सा कम कॉइल्ड होता है और जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, ठीक।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नीचे का जो हिस्सा है, वही पाइप जब नीचे की तरफ जाती है तो ज़्यादा अच्छे से कॉइल हो जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने की वजह से उसकी जो रेडियस है वो कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.5 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास की बात करें तो उसकी जो व्यास होता है उसका वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर व्यास हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ईलियम बोलते हैं। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब ईलियम ही वो पार्ट होता है जो जा करके लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, यानी कि स्टमक से जब निकला तो उसको बोले ड्यूडेनम, बीच वाले हिस्से को बोले जेजुनम, नीचे वाला हिस्सा जो जा करके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ईलियम। अब समझिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का 90% डाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसका 90% यानी कि 90% डाइजेशन लीवर वगैरह जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही काम करते हैं। पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और भी जो ग्लैंड्स होती हैं वो सारी कहाँ काम करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही काम करती हैं, वहीं पे वर्क करती हैं। समझिएगा, तो इस जगह पे जो लेंथ होती है, मैं क्या कहता, हाँ, तो इस जगह पे जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 फीट लगभग होती है। और जिस जगह पे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। बीच का हिस्सा जो किसी से कनेक्ट नहीं होता, कम कॉइल्ड होता है, कम गुमचियाया हुआ होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम, जिसका डायमीटर भी कभी किसी क्वेश्चन में टफ बनाने के लिए पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, जेजुनम का डायमीटर कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। अगर रेडियस पूछ लेगा तो बताएंगे 2 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर होगी। अब आएंगे नीचे वाले पार्ट में जो हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा पास उस पाइपें होती हैं, वो तो पास में होने की वजह से वो क्या होता है और पतला हो जाता है। कितना पतला हो जाता है? उसका रेडियस होता है 1.5 से 1.7 हो जाता है। और अगर डायमीटर की बात करें तो उसका डबल कर दिए तो 3 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब ये ईलियम जो होता है वही आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब समझिए, फूड का 90% डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आराम से यहां से फूड डाइजेस्ट 90% डाइजेस्ट हो गया। ठीक, कुछ परसेंट यहां और यहां मिला के डाइजेस्ट हो गया, कुछ परसेंट, मतलब 90% यहां हो गया, बाकी 10% यही होता है, 9-10% यहां पे होता है। ठीक, अब खाना आ गया कंप्लीट डाइजेस्ट होकर के, डाइजेस्ट तो हो गया भैया, ठीक ना? डाइजेस्ट होके खाना कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आप बोलेंगे कि ये तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी होगी। नहीं, ये बड़ी नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग एक एडल्ट में होती है लगभग 20 फीट, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 फीट ही होती है। मैं क्या बताता था, टोटल जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है? 30 फीट होती है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है, वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई किसी खाना खाने की ज़्यादा वो है, ज़्यादा कैपेसिटी है तो उसकी इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होगी, उसकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। जिसकी कम है या फिर एडल्ट नहीं है, वो बच्चा है, तो उसकी इंटेस्टाइन वो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक, इस बात को क्लियर कर रखिएगा। अब आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 6 फीट होती है। तो आप कहोगे सर ये बताइए कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन 6 फीट की है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो 20 फीट की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं, उसको तो लार्ज बोलना चाहिए। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वर्ड है स्मॉल या लार्ज, वो इसके लेंथ पे नहीं होता। इसके लेंथ पे इसका नाम स्मॉल या लार्ज नहीं होता, इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी मोटाई, पाइप की मोटाई पे डिपेंड करता है कि वो लार्ज है कि स्मॉल है। ये तो भाई 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इसका व्यास रहा, इसका 6 से 8 या फिर 10 सेंटीमीटर तक इसका व्यास रहता है। 10 से 12 सेंटीमीटर तक कितना रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है? व्यास होता है इसका। तो इस आधार पे इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक,
अब जिस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको 2-3 सेगमेंट में तोड़ लिया ताकि हम समझ सकें, वैसे ही हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन को 2-3 सेगमेंट में अलग करके समझेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। अच्छा, बेसिकली इस लार्ज इंटेस्टाइन को एक और वर्ड बोला जाता है, उसको बोलते हैं कोलन। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन नहीं बोलते, कोलन ही बोलते हैं। इस कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। तो अब आप समझिएगा, ये है, अब यहाँ खाना आ गया, यहाँ समझिए, यहाँ खाना आ गया, ये खाना ऊपर की तरफ चढ़ेगा। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा, एक होती है असेंडिंग स्टेयर्स, एक होती है डिसेंडिंग स्टेयर्स, एक होती अप स्टेयर्स, एक होती डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर को डिसेंडिंग कहते हैं और अप स्टेयर को क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं, यानी कि चढ़ने का क्रम। तो ये खाना यहाँ से ऊपर चढ़ेगा भाई, यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, समझिएगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा खाना, तो ये क्या हो गया, ऊपर चढ़ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। अब बात समझिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तो बराबर हो गया, ये यहाँ पे हिस्सा ऐसे क्या होता है, यहाँ लीवर होता है, यहाँ से ऐसे बराबर होता है, ना ये नीचे होता है ना ये ऊपर होता है, ना ऊपर चढ़ना है ना नीचे चढ़ना है, खाने को कहाँ रखना है, ये बिल्कुल पैरेलल यानी कि समांतर चलना है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन बोल देंगे। इसको समझ गए बात को, यानी कि जब खाना ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, दाहिने तरफ में ऊपर की तरफ जब चढ़ रहा होता है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन। जब खाना समांतर क्रम में होता है, भाई समांतर है ना, चढ़ना ना उतरना, तो आराम से खिसक रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। और इसके बाद खाना नीचे उतरने लगेगा, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर। मैं दोबारा बता दूं, चलिए मैं दोबारा बता दूं। देखिए, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकलेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जिस जगह पे ये जुड़ता है उस जगह एक वॉल्व लगा होता है, उसको बोलते हैं इलियम वॉल्व। ठीक, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी रेगुलेट करती है कि ऐसा ना हो कि खाना फट से निकल के अंदर चला जाए और डाइजेशन अच्छे ना हो पाए, इसलिए वहाँ पे वॉल्व लगा होता है। डाइजेशन होने के बाद ये वॉल्व ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये खाना कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन में ट्रांसफर होने लगता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना ऊपर की तरफ चढ़ता है, कहाँ चढ़ता है, ऊपर की तरफ में, यहाँ पे एरो बना देता हूँ, समझिएगा, जब ऊपर की तरफ चढ़ता है खाना तो उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। जिसमें जो ऊपर की तरफ गया होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। जो समांतर होता है या पैरेलल होता है बॉडी के या ग्राउंड के, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और जो नीचे की तरफ खाना उतर रहा होता है, जो नीचे की तरफ आ रही होती है फूड पाइप या कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी ब्रेथ होती है, यानी कि इसकी मोटाई होती है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब बेसिकली आप पूछोगे कि सर डाइजेशन तो इसमें हुआ 90%, बाकी 10% बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और स्टमक मिला के हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा कमाल कर दिया भाई, किस लिए लगा हुआ है। तो भाई डाइजेशन तो यहाँ हो गया, ठीक, न्यूट्रिएंट भी सक कर लिए गए, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी यहाँ से निकल गए, लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन आपने जो पानी पिया हुआ था भैया, उसका अब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो उसका अब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि इसका बेसिक वर्क क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बेसिकली क्या करता है, पानी को सोखने का काम करता है, ताकि हमारे शरीर को पानी मिल सके। जो खाने में हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, भाई पानी पिएंगे वो भी ना अंदर ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली फूड के लिए अलग जगह और पानी के लिए अलग जगह, ऐसा तो नहीं होता है। तो पानी और खाना जहां भी जाएगा तो उसको सोखने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं, जब यहाँ से खाना आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे इसमें का पानी, उसको भी आगे पढ़ाएंगे। देखिए समझिएगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आगे बताऊंगा, नहीं, आगे के जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं वो कम से कम इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाने में 10 से 15 लेक्चर लगेंगे।
देखिए मैं आपको कभी भी ये नहीं चाहता कि आप पढ़ के जाइए और आधा अधूरा पढ़िए, नहीं, हमारे पास पूरा कंप्लीट टाइम है, ठीक है। हम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल एग्जाम है तो आप मेरी वीडियो देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन आप एक लंबी दूरी के लिए बना के रखिए कि लंबी दूरी चलनी है और आराम आराम चलेंगे ताकि हम एक एक चीज़ को तैयार करते रहें, ठीक है। मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आपको समझ में पूरा आएगा, इसकी पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है। आप समझिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, किसी का पानी का अब्जॉर्प्शन होगा, ओके। अब यहाँ पे किस तरह से पानी ये सोखता है, किस तरह एब्जॉर्ब करता है, इस चीज़ को हम आगे के लेक्चर में जब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि जो उसमें एल्वेली होती है या एल्वेलाई होती है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से पानी सोखा जाता है, अगर हमें दस्त क्यों आता है, हमें लूज मोशन क्यों होता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, है ना, कि हम दवा टैबलेट खा लेते हैं तो हमारा लूज मोशन बंद कैसे हो जाता है, इन सभी चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टूडेंट है तभी आपके पास प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए। अगर मैं आपको कल टीथ पढ़ाऊंगा, कल का हमारा लेक्चर टीथ का है, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल आपको टीथ का लेक्चर मिलेगा, उसमें मैं हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सेगमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमें जो टीथ गम्स हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे दांत सड़ने लगते हैं या मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारे जो टीथ का स्ट्रक्चर, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह से ये लेक्चर आपको मिल रहा है वैसे ही उसका कंप्लीट लैबोरेटरी लेक्चर आपको कल मिलेगा, ठीक है। आप समझिए, यहां तक जब खाना पहुंचा, ठीक, यहां पे काइन था, यहां बोलस था, उसके बाद खाना यहां पे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए गए स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब बचा पानी, खाने में सिर्फ क्या बचा है, पानी बचा है, तो पानी यहां से अब्सॉर्ब होते 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 यहां तक सारा पानी सोख लिया गया। अब क्या बचा, अब जो बचा वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, मतलब कि उसमें ऐसे कोई पोषक तत्व तो नहीं बचे हैं जिसकी हमें जरूरत हो, जो हमारे काम का हो। तो अब उसको क्या करेगी भाई बॉडी, वो उसको निकालेगी, ठीक है। अब उसको जब निकालेगी तो यहां तक जितना भी रहा सहा जो भी पानी होनी है सब सोख लेगा, यहां तक न्यूट्रिएंट भी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी सोख लेगा। तब अब यहां पे ये थैली आ जाती है भैया, एक बैग आ जाता है, क्योंकि अगर ये बैग ना हो, मैं बताता हूँ उसको क्या कहते हैं, अगर ये बैग ना हो तो आपको दिन भर पॉटी जाना पड़ेगा, दिन भर आपके स्टूल पास आउट होता रहेगा। लेकिन क्या होता है, आप टाइम तो एक बार मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को जाते हैं, कुछ लोग तो आजकल खाली एक टाइम जाते हैं, मतलब इतनी फास्ट लाइफ हो गई ना, क्या करें लोग ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, है ना, तो जाना पड़ता नहीं, मेहनत जाना करते हैं तो खाना भी नहीं खाते, जब डाइट ही नहीं है तो फिर भाई जब अंदर कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं तो निकलेगा क्या बाहर, सीधी बात है। तो अब देखिए, अब यहाँ एक थैली होती है जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं रेक्टम, जहां पे ये स्टूल जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि पॉटी जो होती है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम हम जा करके एनएस की हेल्प, एनएस कोई पार्ट कर सकते हैं, या एक तरह का ये एक पैसेज है जहां से वेस्ट मटेरियल हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एनएस। तो अब तक हमने ये समझा कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ कितनी होती है, 30 फीट होती है, ठीक है। वो कहां से कहां तक होती है, ओरल कैविटी, यानी कि हमारे माउथ से, समझिएगा, ओरल कैविटी या हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक, जहां से हम खाना खाते हैं वहां से लेके जब हम जिस जगह से पॉटी करते हैं यानी कि एनस तक का जो हिस्सा है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इतनी बात करो, कैनाल मतलब होते हैं सिंपल सी पाइप। आपने सुना होगा कैनाल के बारे में, कैनाल आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि ये कैनाल, वैसी कैनाल, है ना। तो कैनाल मतलब एक तरह से पाइप कह लो आप, एक कोई रास्ता कह लो जो सुरंग जैसा रास्ता हो, सुरंग को बेसिकली कैनाल बोला जाता है, तो यहाँ से ही कैनाल इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि भाई कैनाल होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने समझ लिया किस तरह से ये फूड, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। आगे लेक्चर में और अच्छे से हम समझ पाएंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बेसिकली बात ये करनी है कि भैया इसमें लेयर कैसी होती है। भाई ऐसा तो है नहीं खाली एक स्किन की लेयर होती है और बस हो गया काम, नहीं, इसमें कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब लेयर्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ समझ लीजिएगा। ये हमारा सेगमेंट खत्म हो गया, अब यहाँ आते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ आते हैं। अब क्या है, ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि एलिमेंट्री कैनाल कितने लेयर्स में होता है। तो बेसिकली इसमें 8 लेयर्स होती हैं। 1 मैं नंबर कर दूं, 2 3 4 5
6, बाकी छोटा है बाद में देखिए 7 और 8, तो 8 लेयर्स होती हैं। अब हम समझते चलेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब कौन कौन सी लेयर, मतलब एक जैसे एक पाइप मान लीजिए मार्कर है, ये पाइप है, तो इसकी जो ऊपर जिस पे ये प्रिंटिंग हुई है उस लेयर को मतलब समझ लेंगे ये सबसे स्टार्टिंग वाली लेयर, नंबर 1 लेयर। उसके बाद कई लेयर्स में, कई परतों में, 8 परतों में बना है, तो उसके अंदर की परत, फिर उसके अंदर की, फिर उसके अंदर की, उसके अंदर की लेयर, मतलब परत। तो परत के अंदर हम चलते जाएंगे तो 8 परतों में ये मार्कर, जैसे मान लीजिए अगर इसको एलिमेंट्री कैनाल मार देते हैं तो इस पर कितनी परतें चढ़ाई जाएंगी, 8, 1, 2 ऐसे करके 8 परतें चढ़ाई जाएंगी, तब ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। तो जो सबसे ऊपर की परत होगी जिसपे प्रिंटिंग हुआ है, या समझ लीजिए, तो उसको वो है नंबर 1। अच्छा, अब देखिए जो सबसे ऊपर की परत है उसको बोलते हैं एपिथीलियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं कि फालतू की टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एपिथीलियम क्या होता है, या फिर उसके बाद जो सेरोसा है या म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा क्या, इन सब पे भी क्वेश्चन बने हैं और बनाए जा सकते हैं। आप आगे पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, आप समझिए। तो जो फर्स्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एपिथीलियम बोलते हैं। सेकेंड लेयर यानी कि उसकी जो अंदर की लेयर है वो थोड़ी सी पतली होती है, उसका नाम होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा है क्योंकि ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो लगभग क्रीमी स्ट्रक्चर होता है या फिर लगभग हल्का सा लाइट कलर का होता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एपिथीलियम, उसके अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर की जो लेयर है, नंबर 2 लेयर जो है उसको बोलेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसकी लेयर होती है, मतलब उसी टिश्यूज के बने होते हैं, इसलिए इसका नाम रखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एपिथीलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों को मिला के इसको क्या कहते हैं, सेरोसा कहते हैं। समझिएगा। अब अगर क्वेश्चन कोई आता है कि सेरोसा, व्हाट इज सेरोसा, तो आप बता पाएंगे कि एपिथीलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर टुगेदर मेक्स सेरोसा, या फिर दोनों मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, या दोनों को एक साथ हम जब काउंट करेंगे तो बोलेंगे सेरोसा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, सबको क्लियर होगी? अगर नहीं समझेगा फिर से बता देता हूं। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, फर्स्ट लेयर यानी कि स्टार्टिंग की जो लेयर है, पहली जो लेयर है, ऊपर की जो परत है, एलिमेंट्री कैनाल ये है पूरा, देख रहे हैं आप, इसमें है। तो ये जो ऊपर जो ग्रीन कलर दिख रहा है कि ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं, ये 8 लेयर में होता है। तो ऊपर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिथीलियम, क्योंकि ये एपिथीलियल टिश्यू से बना होता है। जब मैं टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं, एपिथीलियम टिश्यू या कितने और कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किन जगहों पे किन की जरूरत पड़ती है, इस बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। यहाँ समझिए, एपिथीलियम लेयर होती है ये पहली। उसके बाद सेकंड नंबर वाली होती है, उसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं सेरोसा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आएंगे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के बारे में। देखिए, थर्ड नंबर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। मसल यानी कि मसल, जो मसल हमारी बॉडी में पाई जाती है ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल का मतलब ये हुआ कि भैया ये लंबी लंबी मसल होती है। कैसी होती है? लंबी लंबी, ऐसी लंबी लंबी मसल होती है। लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, उसका ये बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल की बनी होती है, इसलिए इस लेयर को भी वही बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ जो हमारा होता है वो सर्कुलर मसल की बात होती है। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स, ऐसी कोई मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स की बात करेंगे। यहाँ थोड़ा मिटा दूँ, थोड़ा गंदा लगेगा ना, ज़्यादा हो जाएगा तो समझ से चलेगा। मैं समझाएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल की थर्ड लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी होती है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल मसल बोलते हैं। फोर्थ लेयर यानी कि उसके अंदर की जो लेयर होती है, अच्छा बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये थोड़ी मोटी होती है। स्टार्टिंग जो एपिथीलियम है या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये पतली पतली लेयर होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर वो थोड़ी मोटी होती है, समझिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सर्कुलर मसल्स। क्या होती है? सर्कुलर मसल्स की जो मसल्स हो सर्कुलर मसल्स होती हैं, उसी की बनी होती है, इस वजह से इसको सर्कुलर मसल लेयर बोल सकते हैं। और ये है सर्कुलर लेयर मसल। तो ये फोर्थ नंबर की जो फोर्थ नंबर की मसल्स है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी फोर्थ नंबर की जो लेयर है उसको बोलेंगे सर्कुलर मसल्स टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, अब आएगा फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर के बारे में बात करें तो देखिए, ओवरव्यू का मतलब ये कि ज़्यादा कुछ अब इसमें और मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, समझते चलिए। ठीक है, फिफ्थ लेयर उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग, अब क्यों इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको।
फिफ्थ लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। फर्स्ट दो टू लेयर्स हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के दो लेयर्स हैं वो दोनों पतली पतली होती हैं, उसके बाद दोनों लेयर्स मोटी होती हैं, फिर उससे थोड़ी और पतली होती है जो सब म्यूकोसा होता है, उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। फिफ्थ लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में ही ध्यान रखिए, क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब म्यूकोसा में आर्टरीज, जो आर्टरीज हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती, भाई इनको ब्लड सप्लाई तो चाहिए ना, तो ब्लड सप्लाई कौन देगा, आर्टरीज देंगी। आर्टरीज इस लेयर पे जाके रुकती हैं, यानी कि इन सभी को पार करते हुए यहां पे जाके जुड़ती हैं, समझिएगा। आर्टरीज कहां पे जुड़ती हैं, इस फिफ्थ वाली लेयर पे, यानी कि इन सभी लेयर्स को मान लो कि अगर इसको मान ले तो इसको छेद करके अंदर तक पांचवें लेयर पे, यानी कि 1 2 3 4 5 पांचवें लेयर पे जा करके कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं मतलब आर्टरीज में, यानी उसको उस लेयर को क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या जुड़ती हैं, आर्टरीज जुड़ती हैं। और नर्व्स भी, नर्व सेल्स जो होती हैं, जो हमें हमारे ब्रेन को ये मैसेज देती हैं कि हमारे ब्रेन के साथ में, हमारी बॉडी के साथ में कहीं पे कोई छेड़खानी हो रही है छेड़खानी का मतलब समझ रहे होंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, उन सब की जो सूचनाएं देती है, जो सूचनाएं देने वाली जो सेल्स होती हैं वो भी हमारे फिफ्थ लेयर यानी कि सब म्यूकोसा पे आके जुड़ती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, देखिएगा यहाँ पे जब आप डाइजेशन में पढ़ेंगे, जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, जब मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वहाँ होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी जो आ करके जूसेस सिक्रेट करेंगे। तो ग्लैंड्स जा करके किस पे जुड़ी होती हैं, फिफ्थ पे, यानी कि फिफ्थ वाला जो पार्ट है या फिफ्थ वाली जो लेयर है उसमें फिर जो सब म्यूकोसा, इसका नाम जो सब म्यूकोसा है यानी कि फिफ्थ लेयर है। ध्यान से समझिएगा, इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। अगर आपको देखिए, अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो दोबारा से आप पॉज करके या फिर इस पूरे डायग्राम को अच्छे से नोट कर सकते हैं। आप मेरी वर्डिंग को जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये इसका जरूर आप फिगर बना लीजिएगा। मैं वैसे भी किनारे हूं तो आप फिगर देख के पॉज करके आप फिगर जरूर बना लीजिएगा। सारी लेयर के नाम लिख लीजिएगा 1 बाय 1, किसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो जो फिफ्थ लेयर है सब म्यूकोसा, उसमें क्या क्या चीज जुड़ती हैं, आर्टरीज, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं। नर्व्स जाके जुड़ती हैं जो हमारी सूचनाओं के लिए जो जरूरी चीज होती है, जो सेल्स होती हैं वो नर्व्स वाले न्यूरॉन्स में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे उसको हम, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो स्टार्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा अब कितना बताऊं भाई, अभी एक चैप्टर में ज़्यादा करेंगे तो 1 घंटा वैसे भी हो गया है ना, 1 घंटे लगभग हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आगे चैप्टर में आप पढ़ते जाएंगे तो आप समझिए। देखिए साथ नहीं छोड़ेंगे तो एक एक टॉपिक क्लियर करके जाऊंगा। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं, कोई कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर को सिर्फ 1 घंटा अच्छे से सुन लें, आप पढ़ लें, मेरे साथ साथ नोट कर लें, उसको समझ लें, 1 से 2 बार इस लेक्चर को सुन लें। कोई सा भी एग्जाम होगा आपके सारे क्वेश्चन क्रैक करके आप आएंगे, ठीक है। अब समझिए, सब म्यूकोसा में आर्टरीज, नर्व्स और ग्लैंड्स भी जुड़ती हैं। किसमें, सब म्यूकोसा में। ये कौन सी लेयर होती है, 5वें नंबर की लेयर होती है, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। अब आएंगे 6th लेयर की। 6th लेयर कौन सी होगी, मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्यों, क्योंकि मसल फाइबर टिश्यूज की बनी होती है, ये मसल फाइबर टिश्यूज की बनी होती है। मैं टिश्यू में पढ़ाऊंगा आपको, मसल फाइबर टिश्यू की बनी होती है, इसीलिए बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके अंदर कोई आर्टरीज, कोई ग्लैंड, कुछ भी नहीं अटैच होता, ये इनर पार्ट होता है। कहाँ का, एलिमेंट्री कैनाल के 6th लेयर है ये, ठीक है। ये अंदर, ये बिल्कुल अंदर की हो जाती है, कोर हो जाती है। यहां तक नर्व्स का पहुंचना मतलब कि रास्ते में रुकावट बन जाना हो जाएगा, ठीक है। तो 5th लेयर के बाद से कोई भी नर्व, कोई भी आर्टरी, कोई भी ग्लैंड अंदर नहीं जाती हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद पोर्स होते हैं जिससे वो ट्रांसफर करने, जिससे कम्युनिकेशन आपस में मेंटेन कर पाते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये अगर ह्यूमंस नहीं है लेकिन फिर भी है ना, एक कम्युनिकेशन जैसे ना होता है कि वही कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो उसके लिए होल्स या पोर्स होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, जब हम ग्लैंड्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब समझिए, तो 6th लेयर को क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं 6th लेयर को। अब उसके बाद आती है 7th लेयर। 7th लेयर को बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी कि यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप, 2nd नंबर में जब स्टार्टिंग हमने किया था, जो 2nd लेयर थी वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी थी, और जो 6th यानी 7th लेयर है वो भी किसकी बनी है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे
जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है, 2nd नंबर की और 7th नंबर की। यहाँ पे कुछ और भी चीज दिया हुआ है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि जो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड, यानी कि जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू से आपको पता है ना, टिश्यूज में पढ़ेंगे हम, लिम्फोइड टिश्यूज स्पेशली म्यूकोसा के लिए जो डेवलप होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड होते हैं, उसकी ये बनती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है 7th लेयर। उसके बाद अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिथेलियम। अच्छा यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात आगे निकल के आ गई, फर्स्ट की जो लेयर थी, यानी कि फर्स्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट लेयर थी वो थी एपिथेलियम, 2nd लेयर थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और 7th और 8th लेयर में भी वही चीज है, लास्ट वन फर्स्ट वन लास्ट वन इज ऑल्सो द सेम, एंड सेकेंड वन एंड फर्स्ट लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, ठीक है, बात समझिएगा, क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया ना, ठीक है, समझिएगा। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेयर है और लास्ट की लेयर यानी कि इनर मोस्ट लेयर जो है वो दोनों एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू में आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं टिश्यूज में पढ़ाऊंगा आपको, तो एपिथेलियल सेल से बने होते हैं इसलिए एपिथेलियम होता है, यानी कि ऊपर की भी जो सेल्स है वो और लास्ट की जो अंदर की इनर मोस्ट सेल है वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बोलते हैं एपिथेलियम। उसके ऊपर की जो होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो इतने कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिम्फोइड टिश्यू से बना हुआ होता है, और सेकंड जो लेयर होती है वो भी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो भी लिम्फोइड सेल से बनी हुई होती है। तो इस तरह से हमने समझ लिया। अच्छा एक चीज और भी छूट गई, समझिएगा, यहां मैंने समझा दिया। हाँ अब देखिए ये जो थर्ड है, सेकंड तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, थर्ड और फोर्थ लेयर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों को एक साथ मस्कुलैरिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मस्कुलैरिस। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि मस्कुलैरिस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल की जो लेयर होती है, इन दोनों लेयर को आपस में मतलब एक साथ जब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे मस्कुलैरिस। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सिरोसा पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आप समझिएगा लास्ट के 3 लेयर 6th 7th और 8th, 6th कौन सा है? सबम्यूकोसा। 7th कौन सा है? कौन सी है? नहीं सॉरी, 5th वाली सबम्यूकोसा है, 6th वाली है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। समझिएगा, 6th वाली मस्कुलैरिस म्यूकोसा, 7th वाली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट वन यानी कि 8th वाली एपिथेलियम। इन तीनों को एक साथ क्या पढ़ते हैं? म्यूकोसा पढ़ते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करूँगा नहीं तो मिट जाएगा, ठीक है ना? समझिएगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पे डक्ट बनी होती है ग्लैंड्स की, यानी कि छोटे छोटे पोर्स बने होते, डक्ट बताएंगे आपको हम, डक्ट बने होते हैं, गांठ जैसा बना होता है, किसका? ग्लैंड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेयर्स को यानी कि स्टार्टिंग की 2 लेयर एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिला के सिरोसा पढ़ते हैं। फोर्थ, क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, थर्ड और फोर्थ को लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल को एक साथ मिला के मस्कुलैरिस बोलते हैं, और लास्ट के 3 को यानी कि 6, 7 और 8 यानी कि मस्कुलैरिस म्यूकोसा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम, इन तीनों को मिला के म्यूकोसा पढ़ते हैं, और 5वें नंबर को सब म्यूकोसा पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आर्टरीज, नर्व और ग्लैंड्स जाकर के 5th लेयर में यानी कि सब म्यूकोसा में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मैं खत्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। नहीं एक चीज़ और बच गया, रुकिए एक सेकंड, एक चीज़ बच गई। हमने इतनी चीज़ तो समझ ली, ठीक है, अब हमको समझना है कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए ये है एपिथेलियम यानी कि 8th लेयर है, ये 8th लेयर है।
एर्थ लेयर में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे कांटे जैसे दिख रहे हैं लेकिन कांटे जैसे है नहीं, ठीक है, समझिएगा, ये कांटे नहीं है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर, बहुत सॉफ्ट हेयर जैसे, मतलब बालों जैसे स्ट्रक्चर, बालों से भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एकदम इनर मोस्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से फूड जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे हेयर जैसे बहुत सॉफ्ट होता है ये, इसको बोलते हैं विलस। क्या बोलते हैं? विलस। इसके बारे में भी आगे जब विलाई वगैरह पढ़ाएंगे, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे, तो जो ऑब्जॉर्प्शन का काम ये करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और ये मूवमेंट भी प्रदान करते हैं ताकि कोई चीज़ सरफेस से चिपके नहीं, इसके लिए भी ये चीज़ें काम करते हैं। बेसिकली 2-3 काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, और ये जो विलस होते हैं वो फूड को इस पाइप पे यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पे चिपकने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट है, इसके एकदम अंदर जब आठवें परत के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, जो होल होता है उसके अंदर ये चीज़ मिलेगा। तो हमने 8 लेयर यहाँ समझ ली, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, है ना। और आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था। अब आगे आने वाले दिनों में आगे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे 1 बाय 1, आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डेली लेक्चर दूँ, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती है, और मिलता रहेगा। और देखिए कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी होने पे ही बाहर निकलें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र रख लें। सैनिटाइज़र कुछ लोग, अब मतलब एक टाइम था जब सैनिटाइज़र लोग भूल गए थे, मास्क लगाना भूल गए थे, छोड़ दिया था, लेकिन आप देख ही रहे हैं ये जो नया स्टैंड आया हुआ है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इससे बचें। इसके लिए आप पूरे एहतियात बरतें और खुश रहें, पढ़ाई करते रहें अच्छे से। जो भी आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, मैं मानता हूं कि आपको जो है कोई भी फालतू में नहीं पड़ता है, कोई भी जब ज़रूरत होती तभी हम किसी चीज़ के पास आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं, आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं, आगे आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, या जो भी लोग अगर इस नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ते रहें, जानते रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। हाँ, मुझसे कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं जो भी मिस्टेक्स हुई हों या फिर जो भी मैंने कुछ मान लो गलत से गलत हो गया होगा, मैं फर्स्ट टाइम अभी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है, मे बी इस तरह के चांसेस बन सकती हैं। तो आप प्लीज़ छोटा समझ करके, है ना, आप मुझे माफ़ कर दें, माफ़ नहीं, आप मैं समझता हूँ कि आप मुझे सीधे कमेंट करें, और जो भी है आप मुझे बताएं, मैं ताकि अगले वीडियोस में जो अगले लेक्चर्स आने वाले हैं उन सब में मैं इनका ध्यान रख सकूं, सुधार कर सकूं। और इसी के साथ विदा लेते हैं। आज एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये कि देखिए मैंने NCERT बेस्ड पूरी कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने के लिए मतलब एक वो कर लिया है। बहुत दिन से वादा चल रहा था, बहुत दिन से मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप जान ही रहे हैं लाइफ में, तो उन सभी को सॉर्ट आउट करके मैंने शुरू किया है, अभी एकदम स्टार्ट कर दिया है। डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप उन सभी स्टूडेंट्स को, या भी आपके जो आज जानने वालों में या दूर दराज के स्टूडेंट्स जो 11th क्लास 10th क्लास या जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप एक शेयर करेंगे तो इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए एक सहारा बन सकेगा जिनको अभी इस वक्त पेंडेमिक टाइम में या फिर जो कोरोना टाइम में चल रहा है, आप जान ही रहे हैं कितना अस्त व्यस्त हो गई है लाइफस्टाइल। तो ऐसे में उनको एक नॉलेज मिलता रहेगा, है ना। NCERT बेस्ड हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमें एक डाउट, जितने भी डाउट हैं, जो भी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम क्लियर करते चलें। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, कल का जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा टीथ पे, उसके बाद हम टंग पे पढ़ाएंगे, फिर इसोफेगस और फेरिंग्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम स्टमक पे आएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे, उसके बाद हम ग्लैंड्स को शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी जूसेज हैं, किस तरह से सीक्रेट होते हैं, किस तरह से लीवर वर्क करता है, किस तरह से पैंक्रियाज वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हार्म उसे पहुँच जाता है या लीवर को हार्म पहुँच जाता है, कैसे खुद को वो मेनटेन कर पाता है, दोबारा से स्वस्थ हो पाता है, या हमें और भी जो बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ से होती हैं, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें। भाई मैं आपको कोई डॉक्टरेट की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं, फिर कब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।